रहना है घर में सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब जनला मिलके लड़ना है। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी। जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प, देते रहेंगे मंत्र हम, करने को कायाकल्प। जन जन के साथ है फिर आहे खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए। यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से अरपार रेडियो द्वारा प्रसारित स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले हफ्ते के स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम में हमने सुना कि मैना 4 महीने दिन चढ़ने के बाद भी जांच के लिए नहीं गई थी। उसकी सांस फूल रही थी, कुछ खा पी नहीं पा रही थी, उल्टी चक्कर आ रहे थे। उसके पति बैसाखू ने जाकर मितानिन से बात की। मितानिन ने मैना को गर्भावस्था जांच के लिए अस्पताल में जाने को कहा, लेकिन उसकी सास इस बात के पक्ष में नहीं थी। बैसाखू मैना को लेकर अस्पताल जांच के लिए गया। क्या बताया नर्स दीदी ने और क्या कहा घर में सास ने, चलिए सुनते हैं आज के इस अंक में। अतका बेरा हो गए, बाबू ह नहीं लौटी है। भगवान जाने का करत है ओमन। दाई आई लागत है आगे। मोला तो अब्बड़ डर लागत है दाई, कैसे होही का होही। का होगी? कैसे प्यूरा दिखा थे तोर चेहरा? कुछ नहीं दाई, नर्स दीदी बोले हवे के 2 ठन लइका हवे पेट में। हाय 2 ठन? औ का बोली से? बोले है 2 जान हवे तो खान पान भी 2 जन के हिसाब से होही और बखत बखत में ना जांच भी करवाए बर होही। खून के घलो कमी हवे दाई औ का? शायद ऑपरेशन हो सकत है। ए दे मैं जानत रही हूँ। सब पैसा कमाए के जुगाड़ है। डरावत जावा और खसोटत जावा और लइका बच्चा बरता आदमी मुड़ी लग कटा के घला पैसा लाके देही। सब समझा था। गाँव में रहता ता जोजवी समझे है। गाँव में रहता पर बड़े बड़े शहर मन के कान ला काट ले हूँ मैं। हाँ दाई तोला जब मालूम नहीं रहे ना तो ता झन गोठिया कर, कोनो नहीं डरावत है। 2 ठन जान ला कैसे पालना है, का खाना पीना है तेने ला तो बताई सावे। ले बने बात करत हस, हीरा के बाई कैसे मरे रही से तेला नहीं जाना थस। घरे में जचकी हो रही से 2 ठन लइका रहीस, 1 ठन हो गए और 1 ठन पेट में फंस गिस। तोला का पता नहीं है हमन कैसने खटिया में लाद के भरे बरसात में स्वास्थ्य केंद्र तक दौड़े रहन, तभो ले कहाँ बचिस। ना बच्चा बचिस और ना ओखर माँ बचिस और 1 ठन लइका मरे दाई के बगल में खेलत रहीस। वो दिन कतका दुख लगिस दाई, मैं का बताऊं। और डॉक्टर देख के कहीस कि पहली लाना रहीस, जब केस बिगड़ जाते तो तुमन आखिरी मला था। सही कहा था बाबू, अब बड़ दिन हो गए ना तो घटना ला भुला गे रहे। सही में अब मैं कोनो खतरा मोल नहीं लेवा। 2 बच्चे एक साथ अगर माँ के पेट में हैं तो आगे तकलीफ तो होनी ही है। 3 लोगों के लिए खान पान, बच्चों का बढ़ता भार, ऊपर से शरीर में खून की कमी। बताओ भला कितना जोखिम है। ये तो स्पेशल केस हो गया मैना का। ये और भी ऐसे खास लक्षण होते हैं जिन्हें डॉक्टर हाई रिस्क फैक्टर्स यानी जोखिम वाले लक्षणों में गिनते हैं। जैसे महिला को HIV, TB या मधुमेह, सिकल सेल जैसा कोई घातक रोग हो, हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, ऊंचाई कम हो, वजन ज्यादा हो, या फिर महिला की उम्र 20 से कम या 35 से ज्यादा हो। इस बारे में हमने बातचीत की। फैक्टर तो बहुत कम होते और मुख्य रूप से जैसे मान लेवा कोनो गर्भवती महिला आए है पास में, हाँ। और ओकर से हमन जानकारी लेथन कि तो पहली प्रसव में तो कोई दिक्कत हो रही से का, जैसे जन्म के समय बच्चा मरे हुए पैदा हुई, बार बार गर्भपात होते, है ना। और ओकर साथ साथ जैसे कई ठो परेशानी रहती, जैसे बीमारी, हाँ।
कई जन महिला मन ऐसनो सोचते मोल पहली बार तो कुछ नहीं हो रही से एहू बार नहीं हो सका। हाँ ये तो है, लेकिन पहली कोई परेशानी नहीं हो रही से तो एक बार परेशानी नहीं हो ही इतना सोचना गलत है। काबर की परेशानी कभी भी हो सकत है। तो जैसे कि अगर मान लेवा कोई गर्भवती महिला में हाई रिस्क फैक्टर इहू हरे कि कोई डॉक्टर अगर कभी भी वो महिला ला बताए है कि तोला दिल के परेशानी है या फिर तोला शक्कर के बीमारी है ना, और कोई बड़े बीमारी जिन हमन लगते कि हाँ ये बड़े बीमारी है, वो चीज में डर तो है। और साथे साथ हाई रिस्क फैक्टर में ये भी है कि पूर्व प्रसव में अगर कोई महिला ला झटका है तो एहू बार संभावना है। कई बार जचकी के टाइम में फूल अटक जाते, बच्चा तो बाहर आ जाते लेकिन फूल बाहर नहीं आ पाए। ओहो एक तो मतलब बहुत बड़े खतरा है, काबर के एमा माँ के जान जा सकत है। कोई बच्चा आड़ा या उल्टा पैदा हो है तो एहू बार हमन ला ध्यान रखे बर है। तो सबसे पहले तो हमन ला ये हाई रिस्क फैक्टर में ध्यान दे बर के पहली के प्रसव में जो भी दिक्कत हो है वो बहुत बड़े हाई रिस्क फैक्टर है ओखर बर। और वर्तमान में अगर ओखर बीपी बढ़े है या बहुत ज्यादा खून की कमी है या कम खून की कमी है, काबर के अभी तो समय है, खून की कमी है तो आगे चल के और खून की कमी बढ़ सकत है। कोई महिला के ऊंचाई जैसे छोट कन रही थे ना महिला मन, ऊंचाई कम है, कतका कम मतलब ऊंचाई जतका ज्यादा रही होत के बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कम ऊंचाई 145 सेंटीमीटर या ऊपर से नीचे तो फिर जचकी के समय में माँ ला बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, बच्चा फंसे के डर रही थे। और भी ऐसे परेशानी जिन अगर कहते कि मोर बहुत ज्यादा सिर में दर्द होते तो सामान्य रूप में नहीं लेना है। एक का लक्षण होते? अगर कोई गर्भवती महिला के शरीर में सूजन आते, जैसे सूजन में पैर के सूजन ला मैं पहली बात करूँ, पैर के सूजन आते तो गाँव में का कहे जाते, कुछ खाए पिए बर हजरत है घर कारण सूजन आते है ना, तो एला साधारण रूप से ले लेते हैं और ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन यह बहुत बड़े खतरा के संकेत है। अगर सूजन 24 घंटा बराबर बने रही थे तो सूजन खतरा वाला सूजन है। और जैसे दिन भर कोई काम बुता करत है, रेंगत हेती होती टहल टहल, तो ओखर कारण अगर सूजन आथे तो और रात में सोए के बाद वो सूजन पटक जाते तो ओला साधारण सूजन गई थन। और शरीर के सूजन, शरीर फूल जाते, जैसे देखे हो कोनो गर्भवती महिला में बहुत ज्यादा फूल जा रही थे। कई जन महिला के पूरा शरीर में सूजन नहीं रहे लेकिन बिहन्ना सो के उठते तो चेहरा में सूजन आते, भोगरी आए कस दिखे लगते है ना, और हाथ में भी सूजन आते। तो ये सब सूजन खून के कमी और हो सकत है बीपी बढ़े है, एकर संकेत देते। अगर कोई महिला ला सिर में दर्द होते, उल्टी लगत है और साथ साथ ओला देखे में थोड़कन परेशानी होती, कैसे परेशानी धुंधलापन, कैसे देखे में परेशानी होती तो का कारण से एहू है ना बहुत बड़े एक तो गंभीर खतरा के संकेत देते। अच्छा। एक तो धुंधला दिखना या एक ठन चीज है दू ठन दिखना। अच्छा। डबल दिखे लगते ना दू ठन, तो यह संकेत देते कि बीपी बढ़े हो सकत है और आने वाला समय में झटका आ सकत है। अब ये जिन उल्टी और सिर दर्द और धुंधला दिखना अगर एक साथ है तो झटका कभी भी आ सकत है। अगर कोई महिला बुखार है, कोई अपन मन के नहीं बता पावे, काबर के बुखार ला गाँव में साधारण परेशानी मानते, गाँव में बोल के शहर में बोल एक ठन गोली खा ले तो हाँ बुखार उतर जाते, ऐसे होता। अगर ऐसा जैसे बुखार है, पेशाब में संक्रमण है, मतलब कोथा में दर्द है, शुरू के 3 महीना या पूरा गर्भावस्था में कभी भी खून दिखत है तो इला साधारण परेशानी नहीं मानना है। अगर माँ और बच्चा के जान ला बचाए बर है तो पूरा इलाज जरूरी है, जानकार डॉक्टर लंग जाके इलाज कराए में ही ठीक है। गर्भावस्था में हाई रिस्क फैक्टर्स यानी कि उच्च जोखिम कारक के बारे में अभी आपने जानकारी सुनी मितानिन गायत्री साहू से। रिस्क फैक्टर तो कोरोना भी है, अब जिससे बचकर रहना, संभल कर रहना, सावधानी रखना, भीड़ में न जाना, सारी बातें अब सबको पता है, लेकिन फिर भी असावधानी होती रहती है और कुछ लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। हालांकि 2 डोज के बाद अब बूस्टर डोज भी लगवाना जरूरी है, प्रिकॉशनरी डोज, और लोग जागरूकता के साथ इसे लगवा भी रहे हैं। इसलिए कोरोना पॉजिटिव लोगों में अब पहले जैसी तीव्रता नहीं रह गई है, पर अपनी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को बनाकर रखना, बढ़ाकर रखना तो जरूरी है ना। आज शांति क्रांति के घर में भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कुछ बातें हो रही हैं, चलिए सुने।
सोनू, ये खाना खत्म करो, फिर गार्डन में खेलने मिलेगा। अरे 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 रुक, कहाँ जा रहा है? सोनू, सोनू। 108 बार नाम पुकारेगी क्या? मम्मी जी, पकड़िए जरा इसे, बिना खाए भाग रहा है। अरे बच्चा है, जितना उसके पीछे पड़ेगी उतना ही भागेगा। एक तरफ तो कहती हो बच्चे को मजबूत बनाना है, और दूसरी तरफ खाने के लिए प्रेशर भी नहीं लेने देती। तू कोई कुकर है जो प्रेशर लिए घूमती रहेगी? हा हा हा, कितना बेकार जोक है मम्मी जी। चल ठीक है, जोक बेकार है तो क्या हुआ, सलाह तो काम की है। कौन सी सलाह? यही कि ना तो बच्चे को खाने का प्रेशर लेना चाहिए, ना माँ बाप को खिलाने का। फिर तो बन चुके साहब जी मजबूत। सुनो बेटा, बघेल चाचा ने बताया था ना, कोरोना से बचने के लिए अपना इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए और उसके लिए अच्छा खाना खाना चाहिए। सिर्फ 2 बार नहीं, दिन में कई बार, समझे? अरे रुक रुक रुक, सोनू सोनू। अब आप 108 बार नाम लीजिए। जब वो एक बार में अपनी पढ़ाई नहीं करता तो तू दिन में कई बार उसके मूड के हिसाब से पढ़ाई करवाती है या नहीं? तो अब खाना भी इसके मूड के हिसाब से खिलाऊं? उसमें क्या बुराई है? उसके मूड पर छोड़ दिया तो वो दिन भर चिप्स चॉकलेट खाकर निकाल देगा। डॉक्टर कहते हैं खाने के अलावा दिन में भी कई बार बच्चे को कुछ खिलाइए ताकि इम्यूनिटी बनी रहे। यहाँ तो 2 बार का खाना ही मुश्किल हो गया है। आजकल के बच्चे तो राम 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 राम। बचपन में हमारे सामने तो खाने का कुछ भी रख दो, हम सब सफा चट कर देते थे। भुक्खड़। हैं? क्या बोली? मैंने कहा भूख लग गई इसके पीछे भागते भागते। लो आ गए बघेल भैया, क्या लाए हो? अच्छा, आयुर्वेदिक काढ़ा और दवाइयाँ। ये किस चीज की दवाइयाँ हैं मम्मी जी? तेरी बकबक सुनने की पावर देने वाली दवाई है। अरे भाई, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा है भाभी जी ये। हाँ, गांवों में तो लोग अपने घर के आसपास आयुर्वेदिक पौधे उगाकर खुद ही काढ़ा बना लेते हैं, लेकिन हम जैसे शहर के लोगों को तो बस इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। तो ये बच्चों को भी दे सकते हैं? हाँ हाँ, इसका कोई नुकसान नहीं होता। और केवल काढ़ा पिलाने से क्या होगा? खाना तो इसका बेटा खाते ही नहीं है। हाँ, जब गट गट कर दूध पी जाता है तब तो मेरा बेटा कहती हैं, और खाना नहीं खा रहा है तो तेरा बेटा। हाँ, तो सारी अच्छी आदतें मुझसे ही तो सीखी हैं उसने। और सारी गंदी आदतें मुझसे? तू कह रही है तो मान लेते हैं। अरे अरे, आप दोनों की चिंता यही है ना कि सोनू की इम्यूनिटी कैसे बढ़े। हाँ हाँ, उसके लिए ज्यादा मात्रा में खाने की नहीं भाभी जी, बल्कि सही मात्रा में खाने की जरूरत है। चलिए हम सोनू के ना खाने का टाइम टेबल बना लेते हैं। हे भगवान, पढ़ने का भी टाइम टेबल और अब ये खाने का भी टाइम टेबल। बघेल भैया, कुछ दिन तो चल सकता है, लेकिन हर रोज उसे एक ही टाइम पर कुछ खाने को राजी करना बहुत मुश्किल है। इसका भी उपाय ढूंढ लेंगे। सबसे पहले तो आप उसे आंगनबाड़ी भेजना शुरू कीजिए। क्या कह रहे हैं बघेल भैया? आंगनबाड़ी में तो केवल मजदूरों और दिहाड़ी कामगारों के बच्चे जाते हैं। भाभी जी, आंगनबाड़ी केंद्र के आसपास जिस तरह की आबादी होगी उसी तरह के घरों से बच्चे आएंगे। आपके पीछे की गली में ही आंगनबाड़ी है ना। हाँ, आपने कभी जाकर देखा है? हाँ, बच्चों को आते जाते तो देखती हूँ कई बार। आर्थिक रूप से निम्न ही नहीं बल्कि मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को भी अपने 5 साल तक के हर बच्चे को आंगनबाड़ी भेजना चाहिए। आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे भैया कि अपने बच्चे को खिला पिला भी नहीं सकते जो आंगनबाड़ी भेज दिया? उन आस पड़ोस वालों को भी समझाइए भाभी जी। बच्चों को पोषण देने के लिए ये सरकार की बहुत ही असरदार योजना है। हम जैसे मध्यम वर्गीय लोग संकोच के कारण इसका लाभ नहीं ले पाते। हाँ,
छन्नू के घर वाले भी अपना बच्चा वहां भेजना चाह रही है। लीजिए, एक और एक 2 हो गए ना। आप लोगों को देखकर मोहल्ले के और लोग भी अपने बच्चे भेजेंगे। तू बड़े काम की बातें करता है बघेल। चाय पिलाइए तो और एक काम की बात बताता हूँ। आपके बोलने से पहले ही चढ़ा दिए। हाँ, ये बढ़िया किया। अब काम की बात सुनो। बच्चों के पोषण के लिए उनके खाने में वैरायटी होना जरूरी है। अब रोज ढंग ढंग का खाना कौन बनाता रहेगा? वैरायटी यानी उसमें विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन ये सब होना चाहिए। एक ही तरह का जो खाना है ना, खूब सारा खाना ढेर सारा खिलाने के बजाय थोड़ा थोड़ा मगर वैरायटी में खिलाएं। और कौन सा खाना किससे अलग है, कैसे पहचानेंगे? सीधा सरल तरीका है, रंग। रंग? एक बार उसे एक रंग खिलाइए, दूसरी बार दूसरा। थोड़ा खुलकर बोलिए ना बघेल भैया। एक बार हरा रंग जैसे मूंग दाल, पालक, चौलाई, और दूसरी भाजियां जो होती है ना वो हमें खिलाना चाहिए। और अगले खाने में लाल जैसे गाजर, मसूर दाल ये सब। फिर सफेद जैसे दूध, पनीर ये सारी चीजें। कभी भूरा जैसे देसी चना और गेहूं दलिया। क्यों? बस बस आप समझ गई। ये तो बहुत आसान है भैया। हर बार अलग अलग रंग देखकर सोनू भी खाने में नखरा नहीं करेगा भाभी जी, देख लीजिएगा। हाँ। तब तो सारा झंझट ही खत्म। रंगों वाला ये खेल तो बड़े लोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हम सबको भी अपने खाने में ये रंग शामिल करने चाहिए। तो बहू, अभी मुझे कौन सा रंग दे रही है? काला। बात बात में कलरफुल खाने की बातें, पौष्टिक आहार के बारे में शिक्षाप्रद नाटिका अभी आपने सुनी। सुमेधा अग्रश्री ने इसे लिखा था, अनीश, सुमेधा और संज्ञा ने इसमें अभिनय किया था। महिलाओं और बच्चों में पोषण की स्थिति, जरूरत और कोरोना काल का बच्चों पर प्रभाव जैसी बहुत सारी बातों के बारे में अब हम आपको जानकारी सुनवा रहे हैं। और ये जानकारी हमें मिलेगी डॉक्टर रेणु वर्मा से मीनू सिंह की गई बातचीत में। आज हमारे साथ हैं MLB कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर फूड एंड न्यूट्रिशन डॉक्टर रेणु वर्मा। रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कोरोना काल का बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और अब जैसे लॉकडाउन समाप्त हो गया है तो अब बच्चों पर उनका क्या प्रभाव आपको नजर आता है? देखिए, कोरोना काल और लॉकडाउन का प्रभाव तो हम सभी पे पड़ा था। सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों का मिलना जुलना कम हो गया था और लोग घरों में ही कैद हो गए थे। खाने पीने की वस्तुएं हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही थी, भटकना पड़ रहा था, हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी। तो बच्चों पे भी निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ा। बच्चे छोटे छोटे घरों में कैद हो गए। जहाँ बड़े घर थे वहाँ तो बच्चे थोड़ा बहुत खेल कूद भी लेते थे, लेकिन जो छोटे घरों के बच्चे थे वो छोटे छोटे घरों में कैद हो गए। उनका खेलना कूदना बंद हो गया। तो उनको बिजी रखने के लिए, जैसे वो चिड़चिड़े होते चले गए, फिर तो बिजी रखने के लिए हमने उनको टीवी और मोबाइल या इंडोर गेम्स दे दिए उनको। तो टीवी और मोबाइल ने सबसे ज्यादा खराब स्थिति पैदा की और इससे बच्चों की शारीरिक क्षमता पे असर पड़ा। उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट था वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ। बच्चों में एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होती है और जिसको वो खेल कूद कर एग्जॉस्ट करते हैं, और इसी एक्सरसाइज से उनमें बाढ़ और वृद्धि भी होती है। लेकिन जब बच्चों को खेलने कूदने को नहीं मिला तो उनकी एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं हो पाई। इसके फलस्वरूप उनमें एंजाइटी, चिड़चिड़ापन या मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा देखे गए। और अब जब लॉकडाउन समाप्त हो गया है तो समय हर घाव को भर देता है और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन इस कोरोना पीरियड में बच्चों में, हम लगभग सभी बच्चों की बातें कर रहे हैं कि कुछ अच्छी आदतों का निर्माण जरूर हो गया है। जैसे खाना खाने के पहले हाथ धोना, कुछ भी गंदा काम कर लिया या हाथ गंदे हो गए तो हाथ धो लेना, उसको सैनिटाइज करना, साफ सफाई रखना,
खुले में खाना खाना अवॉइड करना, अपना जो फूड है वो दूसरों से शेयरिंग ना करना, क्योंकि उससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। पानी और फूड जो शेयरिंग करते हैं तो वो कम हो गया है। तो इस तरह से कुछ अच्छी आदतों का निर्माण भी हुआ है और बच्चे तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं कोरोना के पीरियड को, तो उनमें कोई ऐसा खास असर नहीं देखने को मिलता। तो बच्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की देखभाल माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे देश में महिलाओं में पोषण की क्या स्थिति है और गर्भवती महिला को किस तरह के पोषण की आवश्यकता होती है। देखिए, गर्भावस्था एक वल्नरेबल स्टेज होती है, बहुत ही नाजुक अवस्था होती है और पोषण एक बहुत बड़ी आवश्यकता होता है। हमारे देश में आंकड़ों के हिसाब से यदि हम देखें तो प्रति वर्ष 1.38 लाख महिलाओं की मृत्यु प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के द्वारा हो जाती है। और ये जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें बार बार गर्भपात होना, उच्च रक्तचाप होना, डायबिटीज का होना या शिशु की बाढ़ और वृद्धि ठीक से ना होना या प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जैसे कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा देखे जाते हैं। आज भी हमारे देश में 60 से 70% महिलाओं में एनीमिया देखा जाता है और जो हमारी टोटल मैटरनल डेथ है उस डेथ का 19% सिर्फ एनीमिया की वजह से होता है। तो एनीमिया एक बहुत बड़ी ऐसी बीमारी उभर के सामने आई है जो गर्भावस्था को प्रभावित करती है और इसके दुष्परिणाम के फलस्वरूप हमें स्टिल बर्थ या जैसे बच्चे की मदर के पेट में ही मृत्यु हो जाती है या प्री मैच्योर बर्थ के रूप में देखने को मिलता है या लो बर्थ वेट बेबीज जन्म लेते हैं जो कुपोषण के चक्र में फंसते हैं। तो इस पोषण को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, इसके लिए हमारे देश में जो ICMR है वो प्रति 10 वर्षों में दैनिक प्रस्तावित मात्राएं प्रस्तावित करता है। तो उसके अनुसार जो अभी जो लेटेस्ट RDA है या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस या दैनिक प्रस्तावित मात्रा जिसे हम कहते हैं, उसके अनुसार प्रोटीन सामान्य व्यक्ति को 0.83 ग्राम प्रति किलो शरीर भार के हिसाब से हमें दिया जाना होता है और यदि गर्भवती स्त्री है तो उसे सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में नॉर्मल के अलावा एक्स्ट्रा प्रोटीन देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई 55 kg की महिला है तो 0.83 ग्राम के हिसाब से उसे 45.65 ग्राम प्रोटीन हमें देना होगा, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें अतिरिक्त 9.5 ग्राम प्रोटीन देना होगा और 45.65 में 9.5 जोड़ेंगे तो 55.15 ग्राम होता है। तो 55.15 ग्राम हमें उसे प्रोटीन देना होगा। इसी तरह से नॉर्मल प्रोटीन में थर्ड ट्राइमेस्टर में या तृतीय त्रैमास जो होता है तो उसमें हमें 22 ग्राम प्रोटीन अतिरिक्त रूप से देना पड़ता है। इसी तरह से कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ी हुई हमें देना पड़ता है, 1000 मिलीग्राम प्रति दिवस हमें देना पड़ता है। आयरन भी बढ़ी हुई अमाउंट में हमें देना पड़ता है, 40 मिलीग्राम प्रति दिवस। फिर विटामिन B12, यहाँ मैं मुख्य जो पोषक तत्व जो गर्भावस्था के लिए बहुत बहुत जरूरी होते हैं उनके बारे में ही बता रही हूँ। जैसे विटामिन B12 है, इसे 0.25 मिलीग्राम पर डे देना होता है। विटामिन C 80 मिलीग्राम जरूरी होता है गर्भवती स्त्री के लिए। इसी तरह से विटामिन A 900 माइक्रोग्राम देना पड़ता है प्रति दिवस और विटामिन D 600 इंटरनेशनल यूनिट हमें देना पड़ता है। इसके अलावा जो भी हम कैलोरीज देते हैं उसे, उस कैलोरीज को हम कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील या अधिक क्रियाशीलता, गर्भवती की क्रियाशीलता के आधार पर उसके कैलोरीज हम देते हैं और इस कैलोरी का 70% भाग हमें कार्बोहाइड्रेट से देना होता है और 30% भाग हमें फैट से देना होता है या वसा से देना होता है। तो ये दैनिक प्रस्तावित मात्राएं हैं और इसके अनुसार यदि हम पोषक तत्व उसे पर्याप्त मात्रा में देते हैं तो गर्भावस्था में कोई प्रॉब्लम कुपोषण की
नहीं आती है। ये तो एक वैज्ञानिक तरीका हुआ कि हाँ, वैज्ञानिकों की भाषा हो गई। एक सामान्य व्यक्ति कैसे समझे कि उसको कितनी वो प्रोटीन किस में मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेगा, फैट किस में मिलेगा, और बहुत महंगी चीजों को वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो क्या ऐसी चीजें खाए कि वो उनसे अपना पोषण बना के रखे। देखिए, जो कॉमन चीजें मैंने बताई हैं, सभी प्रकार के जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टे रसीले फल, हाँ, खट्टे रसीले फल होते हैं, इनमें हमें विटामिन काफी मात्रा में मिल जाते हैं। विशेषकर जो विटामिन सी की मैंने बात करी, जो बहुत बढ़ी हुई अमाउंट पे हम 80 मिलीग्राम उसको दे रहे हैं, तो ये सिट्रस फ्रूट में जो खट्टे रसीले फल होते हैं, इनमें हमें मिल जाता है। विटामिन ए के लिए हमको जैसे आम है, गाजर है, इस तरह की चीजें हमें उसको उसके डाइट में देनी पड़ती है। पपीता हुआ या जितने भी पीले फल और सब्जियां होती हैं, इनसे हमें विटामिन ए मिलता है। और विटामिन डी के लिए हमको इसको मिनिमम आधा से 1 लीटर दूध पर डे उसको देना जरूरी होता है। तो ये विटामिन डी के लिए होता है, कैल्शियम और विटामिन डी के लिए। और दूध से बने प्रोडक्ट्स भी हम, जैसे दही है, छाछ है, मठा, लस्सी, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और प्रोटीन हमें अंडा, मांस, मछली, इनसे तो मिलता ही है, लेकिन अगर हम वेजिटेरियन साइड में जाते हैं तो जितनी भी बीज वाली सब्जियां हैं, मटर है, चना है, मूंगफली है, सभी प्रकार की दालें हैं, ये सभी प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। लेकिन अच्छा प्रोटीन प्राप्त करने के लिए हमको 50% प्राणिज स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन और 50% वनस्पतिज स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन लेना चाहिए। यानी टोटल प्रोटीन की जो मात्रा है उसका 50% दालों से, मटर, सोयाबीन या बीज वाली चीजों से लेना चाहिए, और 50% भाग हमें अंडा, मांस, मछली या दूध और दूध से बने पदार्थों से लेना चाहिए। सब प्रोटीन की मात्रा पूर्ण होती है, और प्रोटीन का स्पेशल हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत सरलता के साथ आप ने हमसे बातचीत की, हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मीनू जी। देखिए, हमने कहा था ना आपसे कि बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी आपको। महिलाओं और बच्चों में पोषण की स्थिति के बारे में आपने जाना, उनकी जरूरत के बारे में जाना, कोरोना काल का बच्चों पर प्रभाव के बारे में जाना। स्वास्थ्य संकल्प के अगले अंक में हम और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे। वक्त हो चुका है, तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूनिसेफ और CRA के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। जन जन के साथ हेता फिर आहे खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए।